मोहतरम नाजरीन, वफ़ा पब्लिकेशन में आपका इस्तकबाल है। सफ़रनामा बम्बई, तहरीर है अल्लामा इकबाल की, पेशकश है डॉक्टर सोहेल अहमद ख़ान की। सफ़रनामे की तारीफ़। अदबी ज़बान में सफ़र के हालात का बयान सफ़रनामा कहलाता है। मुसाफिर या सफ़र करने वाला अदीब जिन मकामात से गुज़रता है, वहाँ जिन इलाक़ों को देखता और जिन लोगों से मिलता है, इनका सच्चा और हकीकी बयान वह अपने सफ़रनामे में करता है। मकामात का फ़ितरी माहौल, लोगों के आदात व अतवार और तहज़ीबी हालात सफ़रनामे के मौज़ूआत होते हैं। जब हम किसी अदीब या शायर का सफ़रनामा पढ़ते हैं तो इसमें बयान की शगुफ्तगी से सफ़र की तस्वीरें नज़र के सामने से गुजरने लगती हैं। अल्लामा इकबाल का मुख्तसर तारुफ। डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल, जिन्हें हम अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं, 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्हें शायर मशरिक और हकीमुल उम्मत के अलक़ाब से याद किया जाता है। इनकी नज़में बच्चे की दुआ, हमदर्दी, मक्खी, परिंदे की फरियाद वगैरह निहायत मशहूर हैं। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, जावेदनामा और पयाम मशरिक इनकी अहम किताबों में शामिल है। इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए कौम को हरकत व अमल और खुदी की तालीम दी है। 21 अप्रैल 1938 को उन्होंने वफ़ात पाई। अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में कई ममालिक के सफ़र किए थे। 1905 में वो मुंबई के रास्ते यूरोप के सफ़र पर रवाना हुए। अपने सफ़रनामे में उन्होंने बम्बई का जिक्र बहुत दिलचस्प अंदाज में किया है। इस सफ़रनामे के अंदर मौजूद कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने का मफ़हूम: विलायत मुराद इंग्लिस्तान, अर्ज़ा यानी सस्ता, पीर मर्द यानी बूढ़ा आदमी, मुर्शद कामिल यानी अल्लाह वाले बुज़ुर्ग, जेंटलमैन यानी शरीफ आदमी, सरे दस्त यानी फ़िलहाल, तअम्मुल यानी दौलतमंदी, सरबा फलक यानी आसमान को छूती हुई बहुत ऊंची इमारत, लिटरेचर यानी अदब, तुर्रा यानी मुराद अक्कड़, गुरूर, घमंड, हिंदुस्तान यानी यहाँ मुराद शुमाली हिंदुस्तान, बाबे लंदन यानी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, डॉक यानी बहरी जहाज़ों के ठहरने की। आइए शुरू करते हैं अल्लामा इकबाल का सफ़रनामा मुंबई। 3 सितंबर की सुबह को दिल्ली में दोस्तों से रुखसत होकर मैं मुंबई रवाना हुआ और 4 को खुदा खुदा करके अपने सफ़र की पहली मंजिल पर पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर तमाम होटलों के टिकट मिलते हैं। मैंने इंग्लिश होटल में क़याम किया और तजुर्बे से मालूम हुआ कि ये होटल हिंदुस्तानी तलबा के लिए जो विलायत जा रहे हो निहायत मौजू हैं। सबसे बढ़कर के ये कि शहर के बाकी तमाम होटलों की निस्बत अर्जा है। सिर्फ 3 रुपये योमिया दो और हर किस्म का आराम हासिल कर लो। यहाँ का मुंतजिम एक पारसी पीर मर्द है। दुकानदारी ने इसको ऐसा अजस सिखाया कि हमारे बाज़ उलमा में बावजूद इबादत और मुर्शद कामिल की सोहबत में बैठने के भी वैसा इंकिसार पैदा नहीं हो सकता। इस होटल में एक यूनानी भी आकर मुकीम हुआ जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था। मैंने एक रोज़ इससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? बोला, चीन से आया हूँ, अब ट्रांसवाल जाऊँगा। मैंने पूछा, चीन में तुम क्या करते थे? कहने लगा, सौदागिरी करता था, लेकिन चीनी लोग हमारी चीज़ें नहीं खरीदते। मैंने सुनकर दिल ही दिल में कहा, हम हिंदियों से तो ये अफ़ीमी अक्लमंद निकले कि अपने मुल्क की सनत का ख्याल रखते हैं। एक शब मैं खाने के कमरे में था कि 2 जेंटलमैन मेरे सामने आ बैठे। इनकी शक्ल से मालूम होता था कि यूरोपियन है। फ्रांसीसी में बातें करते थे। आखिर जब खाना खाकर उठे तो एक ने कुर्सी के नीचे से अपनी तुर्की टोपी निकाल कर पहनी, जिससे मालूम हुआ कि ये कोई तुर्क हैं। मेरी तबीयत बहुत खुश हुई और मुझे ये फ़िक्र पैदा हुई कि किसी तरह इनसे मुलाकात हो। दूसरे रोज़ मैंने इनसे बातें शुरू की। वो यूरोप की अक्सर ज़बानें सिवाय अंग्रेज़ी के जानता था। मैंने पूछा, फ़ारसी जानते हो? बोला, बहुत कम। फिर मैंने फ़ारसी में इससे गुफ्तगू शुरू की, लेकिन वो ये ना समझता था। आखिर बामजबूरी टूटी फूटी अरबी में इससे बातें की। एक रोज़ सरेशाम मैं और ये तुर्क जेंटलमैन का मुंबई का इस्लामिया मदरसा देखने चले गए। वहाँ स्कूल के ग्राउंड में मुसलमान तुलबा क्रिकेट खेल रहे थे। हमने इनमें से एक को बुलाया और स्कूल के मुतालिक बहुत सी बातें इनसे दरियाफ्त की। मैंने इस तालिब इल्म से पूछा कि अंजुमन इस स्कूल को कॉलेज क्यों नहीं बना देती। इसने जवाब दिया, इसके अलावा और अच्छे कॉलेज बम्बई में मौजूद थे। जैसी तालीम इनमें होती हैं वैसी सरे दस्त हम यहाँ अभी नहीं दे सकते। ये जवाब सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरा ख्याल था कि बम्बई जैसे शहर में मुसलमानों का कॉलेज
ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ के मुसलमान तअम्मुल में किसी और कौम से पीछे नहीं हैं। लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि तअम्मुल के साथ इनमें अक्ल भी है। गर्ज ये कि बम्बई खुदा इसे आबाद रखे, अजीब शहर है। बाजार कुशादा, हर तरफ पुख्ता सरबा फलक इमारतें हैं कि देखने वाले की निगाह इनसे खैरा होती हैं। बाज़ारों में गाड़ियों की आमद व रफ्त इस कदर है कि पैदल चलना महाल हो जाता है। यहाँ हर चीज़ मिल सकती है। यूरोप अमेरिका के कारखानों की कोई चीज़ तलब करो फ़ौरन मिलेगी। अलबत्ता एक चीज़ ऐसी है जो इस शहर में नहीं मिल सकती, यानी फरागत। यहाँ पारसियों की आबादी 80-90 हज़ार के करीब है, मगर ऐसा मालूम होता है कि तमाम शहरी पारसियों का है। इस कौम की सलाहियत निहायत काबिल तारीफ़ है और इनकी दौलत व अज़मत बेअंदाज़ा है। ये लोग आम तौर पर सब के सब दौलत कमाने की फ़िक्र में हैं और किसी चीज़ पर इक़्तिसादी पहलू के सिवा किसी और पहलू से निगाह ही नहीं डाल सकते। अलावा इसके कि ना कोई इनकी ज़बान है, ना इनका कोई लिटरेचर है, और तुर्रा ये कि फ़ारसी को नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखते हैं। मैंने स्कूल के पारसी लड़कों और लड़कियों को बाज़ार में फिरते देखा। इनकी खूबसूरत आंखें 80% के हिसाब से ऐनक पोश थी। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ऐनक पोशी पारसियों का कौमी फ़ैशन होता जा रहा है। इस शहर की तालीमी हालात आम तौर पर निहायत उम्दा होती हैं। हमारे होटल का हजाम हिंदुस्तान की तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात जानता था, गुजराती के अखबार हर रोज़ पढ़ता था और जापान और रूस की लड़ाई से पूरा बाखबर था। दादा भाई का नाम बड़ी इज्जत से लेता था। मैंने इससे पूछा, नौरोजी इंग्लिस्तान में क्या करते हैं? बोला, हुजूर कालों के लिए लड़ते हैं। होटल के नीचे मुसलमान दुकानदार है। मैंने देखा वो हर रोज़ गुजराती अखबार पढ़ते हैं। मैंने एक रोज़ इनसे पूछा, तुम उर्दू पढ़ सकते हो? कहने लगे, नहीं, समझ सकते हैं, पढ़ना नहीं जानते। मैंने पूछा, जब मौलवी तुम्हारा निकाह पढ़ाता है तो कौन सी ज़बान बोलता है? मुस्कुराकर बोला, उर्दू यहाँ हर कोई समझ सकता है और टूटी फूटी बोल भी लेता है। हमारे होटल का सेठ, वही होटल वाला पीरे मर्द, कभी हिंदुस्तान नहीं गया मगर उर्दू खासी बोल लेता था। मैं बम्बई यानी बाबे लंदन की कैफियत देखकर हैरान हूँ। खुदा जाने लंदन कैसा होगा, जिसका दरवाज़ा ऐसा अज़ीमुश्शान है। 7 सितंबर को 6 बजे हम विक्टोरिया डॉक पर पहुँचे, जहाँ मुख्तलिफ़ कंपनियों के जहाज़ खड़े थे। अल्लाह अकबर, यहाँ की दुनिया ही निराली है। कई तरह के जहाज़ और सैकड़ों कश्तियाँ डॉक में खड़ी हैं और मुसाफिर से कह रही हैं कि समंदर की वसअत से न डर, खुदा ने चाहा तो हम तुझे सही व सलामत मंजिल मकसूद पर पहुंचा देंगे। खैर, तिब्बी मायने के बाद मैं अपने जहाज़ पर सवार हुआ। बहुत से लोग भी जहाज़ पर सवार हुए। इनके दोस्तों और रिश्तेदारों का हुजूम डॉक पर था। कोई 3 बजे जहाज़ ने हरकत की और हम अपने दोस्तों को सलाम कहते और रुमाल हिलाते हुए समंदर पर चले गए। यहाँ तक कि मौजें इधर उधर से आकर हमारे जहाज़ को चूमने लगी। खुदा हाफिज़।